स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आगे की बातें। वापस आ गए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज है मेरी स्टार्टिंग क्वेश्चन है आपके पास 2016 एंड 2007 एंड 1997 पुराने ईयर्स का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना ताकि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, क्या है, सबसे पहले आपके सामने है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point and has the sum of intercepts equal to 3। याद करो, ऐसा सवाल आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है ये, जिसमें इंटरसेप्ट किसके बराबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सबसे मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 कराया था, सम ऑफ इंटरसेप्ट, और कहा था सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए, उसके बाद है 2015 show that the points 5, 1, 1, -1 and 11, 4 lie on a straight line, find its equation। lie on a straight line का मतलब है एक ही लाइन के तीनों पॉइंट है। एक ही लाइन के तीनों पॉइंट को कौन से पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर। जी, कोलिनियर को कैसे प्रूफ करते हैं, स्लोप के जरिए, सही है, सॉरी हाँ, स्लोप के जरिए हम करते हैं कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब इन्होंने यहां पर सिर्फ प्रूफ करने को कहा है और आगे एक छोटा सा सेंटेंस कहते हैं फाइंड इट्स इक्वेशन। इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, किसी भी दो पॉइंट की मदद से आप क्या निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तमाम बच्चों को चैट अपने पास ओपन रखिएगा, कोई बात हो तो फौरन पूछिएगा, ठीक है। दो सवाल पक्के हो गए। दो क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें ये भी बता दूं थोड़े बहुत क्वेश्चन की वर्डिंग सेम है लेकिन पॉइंट्स चेंज है। 7 नहीं है, 7 जैसा है। कोलिनियर एक और पॉइंट है आपका, कोलिनियर का एक और सवाल है ये जी, शाबाश शाबाश। 6 क्वेश्चन है ये बुक का, ठीक है। अच्छा, 2013 पर आ गए। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। पहले सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना था, 3 के बराबर, मतलब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बट सम ऑफ इंटरसेप्ट चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द -1, 2 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 20 है, सिर्फ सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन की अहमियत एग्जाम में कितनी है, ठीक है। अब 2011 पर आ जाए। Determine the equation of the line which passes through the point 3, 4 and makes intercept on the axis such that y intercept is twice the of the x intercept। कौन सा क्वेश्चन है जी, 16 का पार्ट है, वेरी गुड। x इंटरसेप्ट जो है वो डबल है किसका, y इंटरसेप्ट का, तो 16 का पार्ट 3 है, शाबाश। देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उसके बाद आ जाए 2009, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, वही सेम है, ठीक है। 2008 पर आइए, 2008 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 15, 14 एंड बी का पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, -3, -4। याद है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सवाल था एक आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 परपेंडिकुलर बाय 2005 पढ़ा है मैंने, 2008 पढ़ा है मैंने, 8 जी भाई। दो पॉइंट ना, बी का पॉइंट है -3, -4, नीचे लिखा हुआ है -3, -4, सही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। 2007 पर आइए और 1996 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, शाबाश। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर शो दैट देयर जॉइंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, और इसको बकायदा प्रूफ भी करना था। याद है आपको प्रूफ कैसे कर रहे थे आप, जब इक्वेशन निकालने जा रहे थे तो इक्वेशंस के अंदर x और y की जगह पर हम पॉइंट को पुट कर रहे थे, सही है, समझ में आ रही बात। 2 पॉइंट फॉर्मूला याद है आपको, ये उसके जरिए प्रूफ होता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने दो। करो तो मैं भी करूंगा तो यही होगा, बता दो यार मेरे को, मेरी क्लास चल रही है, मैं थोड़ी रुकी क्लास में।
जी क्वेश्चन नंबर 2007 और 1996 समझ में आ गया सबके? 2004 पे द लाइन थ्रो 6, -4 and -3, 2 is perpendicular to the line through 2, 1 and 0, y. Find y. Also find the equation of both the lines. दोनों लाइंस की इक्वेशन भी निकालनी है। हाँ बेटा 18 करा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। 18 का इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले पास पेपर के क्वेश्चन देखना जरूरी है रीशा, ठीक है? हाँ भाई क्या कह रहे हो, कौन सा सवाल है ये? 13 क्वेश्चन है भाई। इन्होंने जरा गौर से सुनो, इन्होंने दो पॉइंट दे दिए, एक लाइन के 2 पॉइंट दे दिए और कहा दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है और उस दूसरी लाइन का एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट 0, y है। मुझे बताओ कैसे निकालोगे y? पहले तो y निकालोगे, फिर इक्वेशन निकालोगे दोनों लाइंस की। इस लाइन की तो इक्वेशन निकल आएगी क्योंकि दोनों पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से इक्वेशन निकल आएगी। लेकिन इस पॉइंट के लिए इन 2 पॉइंट में से आपको y का वर्टेक्स नहीं मालूम ना, दूसरे पॉइंट का y का वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, तो नॉर्मली हम मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकली सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है ना, इसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि परपेंडिकुलर स्लोप बात बताता है आपको। परपेंडिकुलर यानी m1 × m2 = -1। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे इन 2 पॉइंट से, ये कहलाएगा m1, फिर हम स्लोप निकालेंगे इन 2 पॉइंट से, ये कहलाएगा m2, ठीक है? m1 और m2 इन दोनों को यहां पुट करेंगे तो पहला वर्टेक्स क्या निकल कर आएगा? y। यहां से y की वैल्यू निकलेगी, जब y की वैल्यू आ जाएगी फिर तुम्हें दोनों की इक्वेशन चाहिए, इधर से भी और इधर से। तो काम कोई मुश्किल नहीं है, सवाल को पढ़ा करो ना तो ये सोचा करो इसमें तुम्हें निकालना क्या है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, द लाइन थ्रो 6, -4 and -3, 2। ये लाइन है, एक लाइन के कितने पॉइंट दिए हुए? 2। बहुत आसान बात हो गई। इस परपेंडिकुलर टू दी लाइन, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? उस लाइन जो दूसरी लाइन है उसका एक पॉइंट 2, 1 है और उसके बाद 0, y है। सही है, मतलब 2 पॉइंट होते हैं ना एक लाइन के, इन्होंने दूसरे पॉइंट में 0 तो दे दिया एक x का वर्टेक्स, लेकिन y नहीं दिया। सही है ना? आगे कह रहे हैं फाइंड y, पहले लिखा है फाइंड y। अगर सवाल सिर्फ y तक रुक जाता तो हम यहां पर सॉल्व करते, स्लोप के अंदर पुट करते, y निकाल लेते, बट आगे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बोथ दी लाइंस, दोनों लाइंस की इक्वेशन भी चाहिए। समझ में आ रही बात? क्लियर हो जाएगा? जल्दी से बताइए, सबका हो जाएगा? लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल हो, ठीक है? हो सकता है एग्जाम्पल्स में आया हो, ये भी मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में भी मे बी पॉसिबल है कि वो उसमें था दे दें आप, ठीक है? अच्छा बच्चे, अब जरा देखें इसका बी पार्ट देखें। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज के। एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर है? और वाई इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। एग्जैक्टली, क्वेश्चन नंबर 14 है, बट इसमें इन्होंने एक चीज दी है, वो क्या है? इन्होंने क्वेश्चन नंबर में एक चीज दी है, वो क्या दी है? इन्होंने यहां पर एक वेरिएबल दिया है के, जबकि आपको याद होगा के नहीं था, वहां क्या रखा था हमने कि एक्स इंटरसेप्ट अगर ए के बराबर है तो वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? 1/a के, यानी वाई इंटरसेप्ट यानी बी किसके बराबर होगा? 1/a के। तो अब आप यहां पर वेरिएबल चेंज कर दोगे, यानी एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं तो वहां आप क्या लगा दोगे? तो बेटा यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1/k। बाकी सॉल्यूशन वही है, ए की जगह पे आ रहा हुआ क्वाड्रेटिक ए की बनेगी, वैल्यूज निकालोगे, पुट कर दोगे। सही है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ो। 2004 के दोनों पार्ट हो गए, तमाम बच्चे कर लेंगे 2004 के दोनों पार्ट। देखिए पास पेपर बहुत जरूरी है और यकीनन आपके पास अभी टाइम होगा, सिर्फ 3 दिन दूंगा इसके पास पेपर सॉल्व करने के, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद मुझे इसके पास पेपर सॉल्व चाहिए, ठीक है? वर्किंग बहुत है, टाइम कम है, ठीक है? क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम तो वैसे भी नहीं करती, कुछ जिन्हें करना होगा वो 3 दिन में भी करेंगे। और कुछ के पेरेंट्स से तो मुलाकात हो गई, लाइक अजीम के अब्बू से मुलाकात हो गई आज सुबह मेरी, सही है, और कुछ से अभी हो जाएगी। आपको पता है मुझसे लोग मिलते रहते हैं, पेरेंट्स तो खास तौर पे मुझसे मिलते रहते हैं। 2003 पर आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच passes through the point a, b such that the portion of the straight line between the axes bisected at the point। क्वेश्चन नंबर 15,
या 17? 15 या 17? 17 है, 17 है बेटा ये आपका। जी जनाब 17 क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये बेटा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2002 में वापस रिपीट कर दिया, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसे एग्जामिनर को बहुत प्यार था। इस क्वेश्चन से एग्जामिनर को बहुत प्यार था, उसने बार बार दिया कि वो चाहता था ये बार बार आए मेरे सामने, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आए, एग्जामिनर ये चाहता था, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2001 prove that the point whose coordinates are respectively lie on a straight line, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। prove that the point whose coordinates are respectively lie on a straight line, स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट हम क्या कहते हैं? एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब इन्होंने मालूम क्या करना है, दोबारा सुनिए। पहली बात इन्होंने कहीं प्रूफ करी है। प्रूफ कैसे करते हैं? स्लोप के जरिए। कोई भी दो स्लोप निकाल लो, कोई भी दो स्लोप निकालो, स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात तो प्रूव हो जाएगी कि ये पॉइंट लाई करता है स्ट्रेट लाइन पे या नहीं करता। दोबारा सुन लो, एक ही लाइन पर तीन पॉइंट आ रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहली बात क्या कह रहा है, सवाल को साथ साथ करो, 2001 की बात कर रहा हूं मैं, 2001। प्रूव दैट द पॉइंट उस कोऑर्डिनेट्स आर रिस्पेक्टिवली लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये प्रूफ करनी है कि वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है या नहीं करता। तो ये कैसे प्रूफ होगा? इसको प्रूफ करने का तरीका ये कि पहले मैं ए से बी तक का स्लोप निकालूं या फिर मैं ए से सी तक का स्लोप निकालूं, दोनों स्लोप क्या होने चाहिए? बराबर। या फिर मैं बी से सी तक का स्लोप निकालूं, जब भी स्लोप क्या होगा? बराबर। तो मुझे कोई भी दो स्लोप निकालना है, वो दो स्लोप बराबर आ गए तो ये बात प्रूव हो गई। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड दिस लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट भी निकालना है। हाँ, इंटरसेप्ट में एस लगा हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट भी चाहिए और वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए। भाई इंटरसेप्ट कब निकलता है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मतलब अब जरा सुन लो, ये कोई आम लाइन नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट से कट करते हुए जा रही है। अब वो तुम पूरे प्लेन के मुताबिक डायग्राम बनाओगे, पॉइंट्स गिवन है 5,1 एक पॉइंट यहां गया, 1,-1 एक पॉइंट यहां गया और एक पॉइंट आपके पास है 11,4 एक पॉइंट यहां गया। बिल्कुल सही डायग्राम बनाइएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों एक्स और वाई से भी कट कर रहे हैं, जब भी तो इंटरसेप्ट हो रहा है। इंटरसेप्ट कब होता है? जब लाइन एक्स और वाई दोनों को क्या कर रही हो? कट कर रही हो। इंटरसेप्ट निकालते कब है? जल्दी से बताइए। इंटरसेप्ट क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें a और b पता होना चाहिए, a और b नहीं मालूम, फिर क्या करूं? बहुत ही आसान काम बता रहा हूं, तुम लोग कर लेना, लास्ट में सुन लो। इस लाइन के कितने पॉइंट मालूम है आपको? 3 मालूम है। प्रूफ तो कर लिया कि ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर नहीं होता आगे का काम नहीं होता। अगर ये कोलिनियर नहीं होता आगे का काम नहीं होता। ये कोलिनियर है, पहली बात तो ये बात क्लियर हो गई है। अब इसको इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब ऐसी लाइन जो एक्स से भी कट कर रही है और वाई से भी कट कर रही है। इसका मतलब वो कोलिनियर लाइन भी है। कोलिनियर के तीनों पॉइंट मतलब लाइन के 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप बड़ा आसान काम करोगे, किसी भी 2 पॉइंट्स या तो ए और बी से या तो ए और सी से इक्वेशन निकालोगे। एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है भाई? सपोज कर लो इक्वेशन आ गई x + y + 1 = 0। ये इक्वेशन आ गई। वेट इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अगर तुम्हें x इंटरसेप्ट चाहिए तो y की जगह क्या पुट कर दोगे? 0। ये बात बताई थी। और y इंटरसेप्ट पे x की जगह क्या रख दोगे? तो आपके पास क्या निकल आएगा? x और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब बच्चा सिर्फ और सिर्फ, और सुनो, इस जगह पर तुम लोग का दिमाग क्यों रुका है? तुम लोगों की बात यहाँ पर दिमाग क्यों रुका है? हालांकि रुकना ही चाहिए था। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरसेप्ट निकालना हो अगर तो उसके लिए इक्वेशन जरूरी है। और इक्वेशन क्या निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तुम्हारे पास पॉइंट कोलिनियर की तरह 3 मौजूद है, कोई भी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालो और उस इक्वेशन से आप क्या निकाल लो? इंटरसेप्ट निकाल लो। अब तुम लोग यहां क्यों रुके, तुम्हारा दिमाग क्यों रुका? उसकी वजह यह है क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ वर्ड पढ़ा फाइंड द इंटरसेप्ट मेक दिस लाइन ऑन द एक्सिस। अगर इस सवाल में इक्वेशन बोलते तुम इंटरसेप्ट तक खुद पहुंच जाते। इस सवाल ने तुम्हें डायरेक्ट इंटरसेप्ट पे पहुंचाया और इक्वेशन को हाइड कर दिया। तो इक्वेशन तो नेसेसरी हो गई, इक्वेशन नहीं होगी तो इंटरसेप्ट कैसे आ सकता है? समझ में आ गई बात? तो मैथमेटिकली आप इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो, ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। 2001 तक हम माशाल्लाह पहुंच चुके हैं।
2002 पर आ जाए, बहुत अच्छा सवाल है 2002। फॉर द ट्राइंगल वर्टिसेस आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम दी। किताब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 है या 13 है, 12 है, 12 क्वेश्चन है। हाँ 2000 का क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, एल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ किया जा रहा है? डी से किया जा रहा है। सही, क्वेश्चन नंबर 12। 92 का क्वेश्चन देख लें, डेट ऑफ बर्थ है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -5 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट। दोबारा 20 आ गया। अब मेरी बात सुनो, सुनो गौर से सुनो बेटा, जो सेम हो उसको छोड़ देना, सेम कुछ भी नहीं है वैसे। सम ऑफ इंटरसेप्ट में 1, 3 और 5 तीन सवाल तो आ गए, तो 1, 3, 5 तो करने ही करने हो। सही है, अगर कोई 3 रिपीट हो रहा हो, 5 रिपीट हो रहा हो सम ऑफ इंटरसेप्ट में, तो वो फिर छोड़ देना। इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। अब आप सिर्फ समराइज करो, ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आए? 20 आए, मैं बोल रहा हूं 7, 8, 9 तीनों क्या दो नहीं आया, 9 और 1 मिनट, हाँ आई है ना। उसके बाद कोलिनियर वाली बात आई है, और कोई भी नहीं आया। तो बेटा आप बताइए मुझे, पास पेपर्स के टोटल एज कितने हो गए सॉल्व करने के? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, काउंट करें। नाफे पीछे पानी की बोतल रखोगी, मामा जी से मेरी नहीं, पानी की बोतल ले रहा हूं। हाँ भाई कितने आ गए? 15 है। 3 दिन में 5 सवाल, 5-5 करके आप हर दिन 5 सवाल करोगे, 3 दिन में 15 हो जाएंगे। 3 दिन में 15 सवाल हो जाएंगे। और पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई कीजिए, चाहे कोई भी टाइम हो, आपका पढ़ाई करना जरूरी है। आपके आज दिन है मंडे, ट्यूसडे दे रहा हूं, वेडनेसडे दे रहा हूं, थर्सडे को आप मुझे देंगे। कब देंगे? थर्सडे। ठीक है, पास पेपर का काम मुकम्मल है। चैप्टर 2 पूरा मुकम्मल हो चुका है। 2.5, 2.6 आप देख रहे हो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करा दिए। सही है। अच्छा, जो बात है कि पिछले क्वेश्चन नहीं आते तो वो नहीं आते, जो मतलब पिछले क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते। हाँ, अब समझने वाली बात ये है सर, इसका जब आप टेस्ट लेंगे, ज्यादा फोकस किस चीज में करेंगे? ज्यादा फोकस किस में करेंगे? पास पेपर पे। डेफिनेटली जो चीज एग्जाम में आ रही है उसको तुम्हारे सामने लिखी हुई है, लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि हर साल एक नया सवाल जरूर आ रहा है। हर साल किताब में से एक नया सवाल जरूर आ रहा है। तो वो बच्चा बेवकूफ होगा जो किताब को छोड़कर सिर्फ पास पेपर करेगा, तो वो बोर्ड में फंस जाएगा। तो तुम्हें देखो 3 ही तो एक्सरसाइज करनी है, 2.2, 2.4, 2.5, ये 3 एक्सरसाइज का टेस्ट है। मैंने तुमसे कहा ही नहीं है कि तुम 2.1 करो, मैंने तुमसे 2.3 भी करवाई नहीं। तो 2.2, 2.4, 2.5 करनी है, यही तीनों पेपर में आती है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ध्यान रखिएगा दोनों लिहाज। ठीक है, जल्दी से बता दें, चैट पर तमाम बच्चे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप सब ले चुके होंगे जी। अच्छा, जिन बच्चों ने मुझे लास्ट टाइम भी पास पेपर्स नहीं दिए थे सॉल्व करके असाइनमेंट, उनका मैं दोबारा नाम कॉल कर देता हूं, ताकि भाई उनका ख्याल अब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, जिसमें हमारे पास आमिर अली सर फहरिस्त है, जो बिल्कुल ऐसे क्लास ले रहे होता है जिसमें कुछ पता नहीं होता कि वो जिंदा है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास हमजा अहमद का कोई असाइनमेंट नहीं आया और वो अभी प्रेजेंट है। सही है, मतलब क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। खिजर शेख का कोई मेरे पास असाइनमेंट नहीं है। नवाज सादिक का कोई असाइनमेंट नहीं है, नवाज सादिक ने तो पढ़ा भी नहीं है, लेकिन नवाज सादिक आप चाहें तो बना सकते हैं। वलीद फारूकी, आपके पास तमाम क्लासेस की वीडियो हो सकती हैं, अगर आप चाहें क्लास ले सकते हैं आप। सही है, इसी तरीके से नबीरा का असाइनमेंट तो आया था, नहीं आया, नबीरा का नहीं आया था लास्ट टाइम, निजला का नहीं आया था। सही है, आदम का नहीं आया था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके मैं नाम कॉल कर चुका हूं, राफे आपका भी नहीं आया था। सही है, अजीम का भी नहीं आया था, समद का
अच्छा समझ ले दिया था। अच्छा खिदर शेख, मेरा ख्याल है तुम खिदर खलील हो। खिदर खलील हो तो फिर सही है, तुम्हारे आए हुए खिदर है, ठीक है ना, ओके ओके। अच्छा खिदर तुम्हारे साथ अरसल क्लास ले रहा है? अरसल अगर क्लास ले रहा है तो मेंशन कर दो, ठीक है, या अशर ले रहा है। अच्छा भाई जी, अरीबा भट्टी, ओके। एक्सरसाइज 3 है, 2.2, 2.4, 2.5। टेस्ट यहां आकर होगा, यही बता दो। टेस्ट की टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा स्केड्यूल वाइज। तमाम ग्रुप ग्रुप को बुलाएंगे, यहीं पे टेस्ट लेंगे। कोई भी एक दिन होगा, उस एक दिन के अंदर आपको यहीं पे यूटिलाइज करेंगे, सही है। 3 ग्रुप बनाऊंगा, तीनों ग्रुप में टेस्ट हो जाएंगे, सही है। टेस्ट अब घर से नहीं होगा, ताकि फिर पूरे खानदान को बुलाया जा सके, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, मोहम्मद उसामा, अगर आप 5 से कर सके 2.5 के तो आप करिएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। पहले बताइए एक जनरल इक्वेशन होती क्या है लाइन की? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, ऐसा ही है। ए इसमें कोफिशिएंट है, बी इसमें कोफिशिएंट है, सी इसमें कांस्टेंट है। ऐसी इक्वेशन जिसमें ए 0 हो जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो इसका मतलब एक्स भी क्या हो जाएगा 0। तो ऐसी इक्वेशन हो जाती है बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है लेकिन सिंगल वेरिएबल। और ये वाली कौन सी थी? लीनियर इक्वेशन डबल वेरिएबल। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है 0। जब ए की वैल्यू 0 हो गई तो आपकी ये भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स नहीं है लेकिन क्या है, वाई है और कांस्टेंट है। ऐसी भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है जिसमें बी की वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो आपके पास ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है जिसमें आपके पास एक्स हो और कांस्टेंट हो और बाद में 0 हो, ठीक है। ये वाली बात है तो आपकी जनरल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिया। अब तुमने इस चैप्टर में देखना क्या है, अब तक क्या हो रहा था, तुम्हारे पास दो लाइंस थी जो कि पैरेलल थी, कभी परपेंडिकुलर थी, कभी इंटरसेक्ट हो रही थी, एक दूसरे टकरा रही थी किसी भी एंगल से। अब मुख्तलिफ बातें आ रही थी। अब तुम्हारे पास स्टेट एक ही बात होगी, तुम्हें जितनी भी लाइनें गिवन होंगी उनकी जनरल इक्वेशन मौजूद होगी सवाल सवाल में इक्वेशन अब पता होगी आपको पहले से। अब आपको इक्वेशन की मदद से बाकी चीजें निकालनी होंगी। अब तुम्हें इक्वेशन की मदद से यह बात प्रूव करनी है कि ये पैरेलल लाइंस है, इक्वेशंस की मदद से यह बात प्रूव करनी है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है, इक्वेशन की मदद से तुम्हें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा। सारा काम किसका हो रहा है? इक्वेशंस का। अब क्योंकि तुमने देखा, मैंने कहा था एक्सरसाइज 2.5 से लिंक करता है चैप्टर 3, क्योंकि तुमने 2.5 में वो टूल समझ लिए जिसमें तुमने इंट्यूटिव आपने सिर्फ इक्वेशन को स्टार्ट करना सीखा कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। बट अब चैप्टर 3 में इक्वेशंस मौजूद होंगी, उसके साथ आप नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। उन नए कॉन्सेप्ट्स के लिए स्टार्टिंग के चैप्टर की कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टेक्निक्स में लेकर आया हूं, वो आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिसे आप आज की क्लास में स्टार्टिंग समझोगे। सिर्फ बेसिक्स चीजें पूरे चैप्टर की नहीं पढ़ सकते, पूरे चैप्टर की वक्त के साथ साथ पढ़ोगे जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक्स है वो तुम देखोगे, जैसे कि थोड़ा सा वेट करेंगे।
एक मिनट वेट करिएगा। पास्ट पेपर्स तो सबके पास मौजूद होगा यार। सबसे पहला तो आज यही पेज पढ़ने काफी होगा। जी बेटा एक मिनट, काफी बातें हो रही हैं आज। ओके बेटा आपके सामने आ गई है स्क्रीन, देख लें आप थोड़ा गौर से। जी टाइम थोड़ा कम होगा, नेक्स्ट उस लिंक को उसी तरह क्लिक कर आ देगा। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके सामने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का नया तरीका समझ लीजिए, बोर्ड पर भी देखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है भाई। मैं चाहता हूं अब सवाल में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन पता है, मैं सर इक्वेशन की मदद से कैसे स्लोप निकाल सकता हूं। तो इसका तरीकेकार ये होता है स्लोप निकालने का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है a और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है b, तो माइनस a अपॉन b निकाल लूंगा तो मेरे पास स्लोप निकल आएगा। ये उस कंडीशन पर है जब सवाल में डायरेक्टली क्या दी हुई हो, आपको इक्वेशन दी हुई हो लाइन की। जब लाइन की इक्वेशन दी जाती है तो आप स्लोप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए, दो लाइनें अगर आपके पास हो, सही है, अगर दो लाइनें हो तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, गौर से सुनिए। लाइन वन को किस तरह लिखूंगा, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन वन हो गया। और लाइन टू क्या बन जाएगा, a2x b2y और c2। इसका मतलब क्या है, इन दोनों बातों का मतलब ये सिर्फ आपके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स चेंज होंगे, लेकिन आपका x और y चेंज नहीं होगा बेटा। x और y चेंज नहीं हो सकता, x और y चेंज हो गया तो इक्वेशन का मकसद खत्म हो जाएगा। x और y में से कोई एक वेरिएबल तो लाजमी होना चाहिए विद कांस्टेंट, तो फिर वो इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं कि इसमें आपको a1 a2 समझ में आ गया, b1 b2 समझ में आ गया, c1 c2 समझ में आ गया। अब आइए चार पांच कंडीशंस है आपके सामने, पांच की पांच कंडीशंस को पढ़ना है आज। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तो a1 b2 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 b1 से, जो कि 0 के बराबर नहीं आएगी। क्या बात बोलिए, और से देखिए यहां पर लिख रहा हूं, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो नीचे वाली लाइन पढ़िए, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो पैरेलल हो जाएगी कंडीशन। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो लाइंस पैरेलल है, और अगर 0 के बराबर नहीं आए तो इसका मतलब वो लाइंस इंटरसेक्टेड है, किसी भी जगह से इंटरसेक्ट करनी। समझ आई बात, कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उन दोनों लाइंस के कोफिशिएंट की ये आपके सामने फॉर्मूला है, जिसमें आप पुट करोगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो वो पैरेलल है, 0 के बराबर नहीं आया तो वो इंटरसेक्टेड है। अब एक और भी कंडीशन है इसमें, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बिल्कुल डिफरेंट है, a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0। जब a1 a2 और b1 b2 का सम 0 के बराबर आ जाए तो परपेंडिकुलर हो गया। देखो a1 a2 और b1 b2 का प्रोडक्ट इनटू सम 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा,
ये वाली बात जहन में रखनी है। ये तीनों बातें बड़ी अहम बातें हैं। 3 बातें हो गई। पहली बात कौन सी हुई बेटा? इंटरसेक्ट। अगर लाइन इंटरसेक्ट होगी तो वो 0 के बराबर नहीं होगी। अगर लाइन 0 के बराबर हो गई, यानी 0 के बराबर आ गया, तो फिर वो क्या कहलाएगा? पैरेलल। और अगर यहां पर भी A1 A2 और B1 B2 का प्रोडक्ट इनटू सब 0 के बराबर आ गया, तो वो फिर क्या कहलाएगा? वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये 3 बातें आपके सामने आ गई। कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। कोइंसिडेंट और पैरेलल की एक और कंडीशन भी है रेशियो के हिसाब से। कोइंसिडेंट किसको कहते हैं? कोइंसिडेंट कहते हैं भाई दो लाइनें टकरा रही है किसी एक पॉइंट पर, 2 लाइनें टकरा रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, मतलब समझो इंटरसेक्ट हो रही है। ये कंडीशन कौन सी हो गई? इंटरसेक्ट की हो गई। लेकिन रेशियो के हिसाब से A1 A2 का जो आंसर आएगा वही आंसर क्या आना चाहिए? B1 B2 का, और वही आंसर क्या आना चाहिए? C1 C2 का। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट होगा, इक्वल आना चाहिए। A1 A2 को जब डिवाइड करो तो वही आंसर B1 और B2 का भी होना चाहिए, और वही आंसर C1 और C2 का भी होना चाहिए। इसी के साथ पैरेलल कंडीशन क्या हो गई? A1 A2 B1 B2 तो बराबर होंगे, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा। तो ये वाली बातें जो है ना सिर्फ समझने के लिहाज से, लेकिन ये पेपर आपके सवालों में यूज नहीं होता, खासतौर पर 4 and 5। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल में क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हैं पहले, इस स्पेशली 2017, 18, 19 में, तो उसमें ना एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए जिसमें ये वाली कंडीशन थी, तो ये आपको एग्जाम्पल में काम आएंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम तब करते हैं जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। चैप्टर 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए, एग्जाम्पल में आपके वहां पर क्वेश्चन नहीं थे, ये बता दूं, सिंपल टाइप क्वेश्चन। अब आइए एंगल बिटवीन दी 2 लाइन्स। अभी ऊपर तक मैं क्या निकाल रहा था? अभी ऊपर की बातों में मैंने क्या निकाला? मैंने ये निकाला कि लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या लाइंस इंटरसेक्टेड होंगी। ये 3 बातें पढ़ाई। अब मैं बोलता हूं कि लाइन परपेंडिकुलर है, तुम निकाल लो इसका एंगल। तुम बोलोगे सर इसका एंगल तो 90 डिग्री होता है। मैं तो बोलूं सर 2 लाइनें पैरेलल है, इसका एंगल निकाल दो, तो उसका एंगल निकल ही नहीं सकता सर, क्योंकि पैरेलल लाइंस का एंगल 0 होता है, उसका एंगल ही नहीं होता। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि लाइंस तुम्हारी क्या है? इंटरसेक्टेड है। लाइन तुम्हारी क्या है? इंटरसेक्टेड है। तो तुम पहली फुर्सत में ये बताओगे कि सर इसमें कोई ना कोई एंगल बनता होगा। वो एंगल हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? नीचे फॉर्मूला मौजूद है tan थीटा का, और वो फॉर्मूला मॉड्यूलस का साइन इसलिए बता रहा है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। वो हमेशा क्या होना चाहिए? आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया जो कि एंगल निकालने के लिए सही है। अभी मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैं 0.5 तक आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, सही है। टाइम कभी जल्दी को देख लें, फिर आप एक ही क्लास रखेंगे, दूसरी नहीं रख रहे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जरा गौर से सुनिएगा, बोर्ड पर देखें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा 2 लाइंस का निकालें, और वो कौन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश, क्योंकि स्टार्टिंग